नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे उत्तराखंड टेट के अंतर्गत आने वाले बाल विकास को लेकर के। यह हमारी साथियों दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने कल ली थी, दूसरी क्लास आज है। और इसी प्रकार से जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, हम उत्तराखंड टेट के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन है उनको लेकर के आते रहेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर आएंगे और मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और चीजों को यहां पर मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो फटाफट से जुड़ने का प्रयास कीजिए और शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न की। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहले प्रश्न की करते हैं यहां पर शुरुआत। कि पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे? कहता है कि वर्तमान में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बालकों की पहचान आवश्यक है। इनमें से कौन वंचित बालकों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन दिया है कि सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, संज्ञानात्मक दृष्टि से वंचित बालक और अनुसूचित जाति के बालक। आप समझ रहे होंगे जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है, वे बालक किस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसमें उनकी पहचान करना किस बेस पर आवश्यक होती है। वह पहचान साथियों सामाजिक दृष्टि से वंचित हो सकता है बालक, ठीक है, लेकिन यहां पे जो सही आंसर होगा वो है अनुसूचित जाति के बालक। अनुसूचित जाति के बालक ये साथियों किसी भी प्रकार से वंचित बालक नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको समझिए। क्योंकि अनुसूचित जाति का होना केवल एक सामाजिक पहचान है, जबकि वंचित होना विभिन्न प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक दृष्टि पर निर्भर करता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चले आगे की ओर, चले आगे की ओर। चलिए तो यहां पर अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब एक साथ एक से अधिक अंडाणु गर्भाधारण कर लेते हैं तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाएगा? ऐसे बालकों को क्या कहेंगे? जुड़वा बच्चे कहेंगे, एकांकी जुड़वा बच्चे कहेंगे, भ्रांति जुड़वा बच्चे कहेंगे या भाई बहन कहेंगे? मतलब क्या कहा गया है, ध्यान सुनिए कि जब एक साथ एक से अधिक अंडाणु गर्भ धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे को हम साथियों भ्रांतीय जुड़वा बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे को हम भ्रांतीय जुड़वा बालक कहते हैं। जब एक साथ एक से अधिक अंडाणु गर्भधारण में स्थापित हो जाते हैं, जिससे दो अलग अलग भ्रूण विकसित होते हैं, उसे हम भ्रांतीय जुड़वा बच्चे कहते हैं। यहां पर मैं आपके साथ अब डिस्कस करना चाहूंगा बहुत सारे प्रश्न। आपने एक स्टेज पढ़ी होगी जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। कल हमने बात की थी किसके बारे में? अधिकतर किशोरावस्था के बारे में बात की थी। आज की चर्चा परिचर्चा साथियों बाल्यावस्था पर निर्भर करेगी। यह अवस्था वैसे तो 6 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों की कही जाती है, ठीक है, यह बात यहां पे समझ लेंगे। बात यह आती है कि बाल्यावस्था को अन्वेषण की अवस्था किसने कहा है? मतलब यह कि स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन किसके द्वारा कहा गया है? क्या कहा मैंने? अन्वेषण की अवस्था। क्या कहा दोस्तों? अन्वेषण की अवस्था। अब आप समझ रहे होंगे अन्वेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अन्वेषण जो कहा जाता है वो नई नई चीजों के बारे में खोज करने को अन्वेषण कहते हैं। और यह अवस्था बालक की किसने मानी है? रॉस ने मानी है, अन्वेषण की अवस्था, ठीक है। अब यहां पे समझिए यह अवस्था किसने मानी है? तो आपने कहा यह अवस्था रॉस के द्वारा कही गई है। बाल्यावस्था को अन्वेषण की अवस्था किसने कहा है? कि किसने? रॉस ने। क्यों कहा है? क्योंकि बालक जो है अपने आसपास के वातावरण को जानने और समझने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। नई नई चीजों को देखने, छूने, सुनने और महसूस करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने इसको क्या कहा है? अन्वेषण की अवस्था कहा है। चलते हैं अगले की ओर कि पूर्व तार्किक अवस्था कहा गया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसने जीन प्याजे को बहुत अच्छे से पढ़ा है वो समझ गया होगा क्या बात हो रही है।
पूर्व तार्किक अवस्था, पूर्व तार्किक अवस्था, पूर्व तार्किक अवस्था। क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन यह चीज भी समझ लेते हैं कि पूर्व तार्किक अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो यह बाल्यावस्था को कहा है। किसने कहा है? तो यह साथियों जीन पियाजे ने कहा है। किसने कहा है मित्र? यह बात जो है वो जीन पियाजे के द्वारा कही गई है। अब यह क्यों कहा है? क्योंकि जो 2 से 7 वर्ष की आयु के लिए बच्चे होते हैं, इस चरण में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करके, ठीक है, उपयोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तर्कसंगत और संरचित जो विचार होते हैं उसकी उनके अंदर कमी होती है। यह भाषा विकास और कल्पना शक्ति का समय होता है। मतलब सीधा कहा गया, यह जो अवस्था है वो भाषा विकास से संबंधित होती है और कल्पना शक्ति से भी संबंधित होती है। एक और चीज समझ लेते हैं कि स्वर्णिम काल मतलब गोल्डन एज किसको कहा गया है? तो यह साथियों गोल्डन यानी कि क्या कहा गया? स्वर्णिम काल कहा है बाल्यावस्था को। स्वर्णिम काल कहा है किसको? बाल्यावस्था को। ठीक है, अगर आपके पास नोट नहीं है तो नोट कर लीजिए, वरना चीजों को समझते चलिए। ठीक है, स्वर्णिम काल किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। किसने कहा है आपसे यह पूछ लिया जाए तो सुसान इसाक ने कहा है। किसने कहा है? सुसान इसाक्स के द्वारा यह बात कही गई है। अब बात आती है कि इस उम्र को, बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल क्यों कहा है? क्योंकि इस समय पर जो बच्चे होते हैं ना वो रचनात्मक होते हैं और उत्सुकता उनके चरम पर होती है। इस काल में बच्चों की कल्पना शक्ति और खेलने की प्रवृत्ति बहुत अधिक मजबूत होती है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल। इसी अवस्था को, बाल्यावस्था को ही हम मासूमियत की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मासूमियत की अवस्था। किसको कहते हैं? इसी अवस्था को मासूमियत की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने बाल्यावस्था के बारे में 4 चीजें जान ली। ठीक, 4-5 चीजों के बारे में बाद में जानेंगे। अब यह अवस्था किसने कहा है? यह अवस्था कही गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा कही गई है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा यह बात कही गई है। नोट कर लीजिए, समझ गए आप? अब बात आती है कि मासूमियत की अवस्था क्यों कहा है? सिगमंड फ्राइड ने जब यह देखा कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो अपनी सहज प्रवृत्तियों के आधार पर कार्य करते हैं और सामाजिक नियम और मान मर्यादाओं से अवगत नहीं होते, वे केवल और केवल सहज प्रवृत्ति के आधार पर चीजों को बस करना चाहते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा है? सिगमंड फ्राइड ने मासूमियत की अवस्था भी कहा है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न समझ लेते हैं, तब फिर और चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, चले भैया, चलें आगे, बताओ जल्दी से। चलिए, तो कमेंट कीजिए अगले प्रश्न को कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई देखिए, सिंपल सी बात समझिए, विकास कभी रेखीय नहीं चलता, इस तरीके से नहीं चलता है, या आप ये कहें कि विकास ऐसे नहीं चलता है। विकास कैसे चलेगा? हो सकता है कि इस तरीके से विकास में अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, इस तरीके से विकास चलने को देखने को मिले। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो विकास हमेशा रेखीय नहीं होता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब बात आती है क्यों नहीं होता रेखीय? क्योंकि विकास जटिल और विभिन्न चरणों में हो सकता है, न कि एक सीधी रेखा में। यह कई बार धीमा हो सकता है और कई बार यह तेज भी हो सकता है, इसलिए कहा गया कि विकास रेखीय नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे विकास के नियम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? विकास में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, विकासात्मक पैटर्न के कुछ पूर्वानुमान गुण योग होते हैं, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज होता है और परवर्ती विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है।
तो यहां पर देखेंगे कि जो विकास के नियम में सम्मिलित नहीं है वो क्या है, वो है दोस्तों परवर्ती जो विकास होता है वो प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह विकास में क्या है, सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, परवर्ती विकास साथियों क्या होता है, बाद का विकास। ठीक है, बाद का विकास जो है प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। क्यों, क्योंकि विकास का हर चरण महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, विकास का प्रत्येक चरण साथियों कहा गया महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वायत्त नैतिकता बालकों में किस स्तर के लोगों के साथ मेल मिलाप से बनती है। आपको बताना है कि साथी संगी, परिवार, समाज और माता पिता। आपको जवाब क्या देना है बताइए। तो यह कहा गया मोरल, क्या कहा गया, मोरल ऑटोनॉमी। ठीक है, मोरल ऑटोनॉमी बालकों के किस स्तर के लोगों के साथ मेल मिलाप से बनती है। ठीक है, तो जो मोरल ऑटोनॉमी होती है, हम कहें कि स्वायत्त नैतिकता होती है, यह साथियों जब हम अपने साथ के बच्चों के साथ खेलते हैं तब यह अधिक क्या होती है, विकसित होती है। क्यों, क्योंकि बच्चे आपस में बातचीत करके सही और गलत निर्णय निकालना सीख जाते हैं और लेना सीख जाते हैं। तो यहां पर अब ये जो आपने अभी पढ़ा उसमें एक आपकी क्या रहती है, उसमें एक हम आपको बताते हैं भोलेपन की अवस्था। क्या बताते हैं भाई, भोलेपन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो यह भी आप अब समझ ही लीजिए। क्या कहा मैंने, बाल्यावस्था को हम भोलेपन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को हम भोलेपन की अवस्था भी कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं भाई, भोलेपन की अवस्था। ठीक है, अब बात आती है कि भोलेपन की अवस्था किसने कहा है। तो भोलेपन की जो अवस्था है वो स्टैनले हॉल के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है, स्टैनले हॉल के द्वारा कही गई है। अब बात आती है कि बाल्यावस्था को क्या कहा गया, बाल्यावस्था को आखिर क्यों भोलेपन की अवस्था कहा गया है, क्यों कहा गया है बताएं जरा। इसलिए कहा गया है, स्टैनले हॉल ने देखा कि जहां बच्चे बिना किसी पूर्वाग्रह या जटिल सोच के साथ अपनी स्वाभाविक जिज्ञासाओं के आधार पर जीते हैं। ठीक है, इसलिए स्टैनले हॉल ने कहा कि यह भोलेपन की अवस्था होती है। इसी प्रकार से कहा गया कि बाल्यावस्था साथियों आत्मचेतना की अवस्था भी है। क्या है, आत्मचेतना की अवस्था भी है। और यह बात किसने कही, यह बात साथियों एडलर के द्वारा कही गई। आत्मचेतना की अवस्था, क्या कहा गया, आत्मचेतना की अवस्था किसने कहा, तो आपने देखा कि यह बात एडलर के द्वारा कही गई। अब ये आत्मचेतना की अवस्था क्यों कहा एडलर ने, क्योंकि एडलर ने बाल्यावस्था में यह देखा कि बालक जो है अपने और अपने आसपास के लोगों के प्रति जो समझ होती है और जागरूकता होती है वो अपने आप विकसित करने लगते हैं। इसलिए इसको उन्होंने आत्मचेतना की अवस्था भी कहा। यह बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास की अवस्था, बाल्यावस्था की ही बात कर रहा हूं मैं कि बाल्यावस्था को ही नैतिक विकास की अवस्था कहा। किसने कहा, नैतिक नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास की अवस्था। अब देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीडियो में जब तक थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा ना डालूं तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो नैतिक विकास की जो अवस्था है यह किसने कही, लॉरेंस कोहल वर्ग ने कही। किसने कही, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा कही गई। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा यह बात कही गई। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब बात आती है कि नैतिक विकास की अवस्था, इस अवस्था को क्यों कहा, क्योंकि कोहल वर्ग ने बाल्यावस्था में यह देखा कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना सीख जाते हैं और नैतिकता के प्रारंभिक सिद्धांतों को भी समझने लगते हैं। इसलिए उन्होंने इस अवस्था को नैतिक विकास की अवस्था कहा। अब बात आती है समाजीकरण की अवस्था। समाजीकरण की अवस्था भी साथियों किसको कहा गया है, इसमें आंसर आपको साथी संगी मिल गया ना। ठीक है, तो अब कहा गया कि बाल्यावस्था को सामाजिकरण की अवस्था क्यों कहा गया है। अब देखो यहां पे समझ जाओगे, सामाजिकरण की अवस्था,
सामाजिकरण की अवस्था भाई क्यों कहा गया, इसको भी समझ लो। क्योंकि यह दोस्तों एरिक एरिक्सन ने देखा, किसने देखा, एरिक एरिक्सन ने यह देखा, अभी बात करेंगे क्या देखा। एरिक एरिक्सन ने बाल्यावस्था में देखा कि जो बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो समाज में उठते बैठते हैं और समाज के साथ जुड़ने लगते हैं। दूसरे साथियों के साथ संपर्क में आने से वे अपने सामाजिक और नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे विकास करने लगते हैं। इसलिए साथियों इसे हमने सामाजिकरण की अवस्था भी कहा है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, आ गई हैं सबको। चलिए अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं कि कक्षा में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। कहा गया छात्र में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के बीच किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहिए, सकारात्मक अंत वाली सिर्फ कहानी सुनानी चाहिए, कक्षा में सभी छात्रों के बीच पारस्परिक सहयोग और सहभागिता गतिविधियों के प्रति उत्पन्न करनी चाहिए। तो भाई क्या नहीं करना चाहिए, अगर मैं बच्चों के अंदर सकारात्मक वातावरण की समझ विकसित करना चाहता हूं तो यह जरूरी नहीं है कि मैं उन्हें केवल सकारात्मक अंत वाली कहानी सुना दूं। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा वास्तविक जीवन में जीना चाहता है, तो उसे वास्तविक जीवन में जो चुनौतियां आने वाली हैं उसके प्रति भी उसकी क्षमता विकसित हो सके, हमें इस प्रकार के अंत वाली कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। तभी हम यह समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, तभी हम यह समझ सकते हैं कि जो बच्चा है वो सही प्रकार से सही सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जरूरी नहीं है कि आप उसे सही सकारात्मक पॉजिटिव एंडिंग वाली ही कहानियां सुनाएं। अगर कहानी रियल है और नेगेटिव एंडिंग है तो भी आप उसे सुना दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि इनमें से कौन सी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी सीखने की सही प्रक्रिया की अवस्था है। कहा गया सीखना स्कूल और परिवार में ही संभव होता है और कहीं नहीं। भाई जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल स्कूल और परिवार के साथ ही सीखें। जब हम समाज में दोस्तों के साथ होते हैं, समाज में होते हैं, तब भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इसलिए इसका यह आंसर सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है। कहा गया समस्या का चयन करना, समस्या छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, समाधान के संभावित विकल्प को खोजना और आत्मविश्वास की क्या होना, अभिव्यक्ति करना। तो आपको यहां पर क्या बताना होगा कि जो समस्या समाधान का चरण नहीं है वो आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति करना किसी भी प्रकार से क्या है, चरण नहीं है। यह साथियों क्या हो सकता है, यह परिणाम हो सकता है उस समस्या का। जब वह समस्या हल कर ले तब यह साथियों क्या हो सकता है, परिणाम हो सकता है कि किसी समस्या को जब मैं हल कर लूंगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, यह आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। आगे चलते हैं कि आदित्य अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, वह अगली कक्षा में पुनः प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है और उसी की अनुकूल मेहनत करता है। यह किससे संबंधित है, सीखने का साध्यता का नियम, कहा गया सीखने का प्रभाव नियम, कहा गया आपसे क्या कहा गया, कहा गया सीखने की प्रक्रिया में अभिव्यक्ति का नियम और सीखने की तत्परता का नियम। देखिए जब हम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि मैं आगे भी वह स्थान प्राप्त करना चाहूं, लेकिन यह किससे संबंधित है और वो उसी के अनुसार क्या कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है। तो क्या होगा, वो उसके प्रभाव के नियम में आएगा। किस में आएगा, प्रभाव के नियम में आएगा। यदि किसी कार्य को करने में हमें परिणाम सुखद होता है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो दोहराने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। और यही वो कारण है कि आदित्य साथियों बार बार प्रथम आने की कोशिश करता रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर तेजी के साथ कि संवेग की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन से तंत्र की भूमिका अहम होती है। अनुकंपी तंत्र का तंत्र, अनुकंपी
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और कहा गया, क्या कहा गया यहां पे, कायिक तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आपको यहां पर बताता हुए मुझे बताना पड़ेगा, आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है इसकी भूमिका अहम होती है, क्योंकि इस भूमिका में क्या होता है, इसमें डर, क्रोध, उत्साह आदि इसी भूमिका में हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या है, संवेग का कार्य करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षक होने के नाते छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। मानसिक विकास हेतु शिक्षक के रूप में आपकी दृष्टि में विद्यार्थियों का अधिकतम मानसिक विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर क्या होगा, मानसिक कार्यों के द्वारा, मानसिक कार्यों के द्वारा साथियों क्या होगा, जो मानसिक विकास होगा वो अधिकतम होगा। क्यों होगा, इसको सुनिएगा, क्योंकि ये बच्चे सोचने, निर्णय लेने और समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय कारक नहीं है? तो आप देखेंगे अध्ययन सामग्री परिवार का, ये चिंता जो है वो साथियों वातावरण में देखने को नहीं मिलती। ये जो व्यक्ति होता है, ठीक है, ये जो व्यक्ति होता है वो उसकी खुद की मानसिक समस्या होती है, जो वो क्या करता है, चिंता करता है। ये क्या है, एक तरीके से उस व्यक्ति का व्यक्तिगत कारक हो सकता है, ठीक है, जो अधिगम को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिन बच्चों की आनुवांशिकता 100% से समरूप होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम एकांडी जुड़वा बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांडी जुड़वा बच्चे कहते हैं, क्योंकि वे एक ही अंडांडू से विकसित होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि वे एक ही अंडांडू से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, इसलिए उसको हम 100% दोस्तों क्या कहते हैं, समरूपता की बात करते हैं। एक छात्र बड़ा होकर LIC एजेंट बनना चाहता है, और LIC एजेंट बनने के लिए कौन कौन से प्रेरक अधिक होने चाहिए जो उसके लिए लाभप्रद हो? उसके लिए जो लाभप्रद हैं, ऑप्शन आप देख रहे होंगे, किस ऑप्शन दिया है, संबंधन प्रेरक, सत्ता प्रेरक, अनुमोदन और उपलब्धि प्रेरक। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों के साथ जो अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं। ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं हम उनके साथ जुड़ करके क्या करें, चीजों को समझने और सीखने का प्रयास करें। साथियों, हिंदी की क्लास आपकी मैम के द्वारा, ठीक है, लगातार ली जा रही है। आप लोग जाकर के चीजों को समझने का प्रयास किया कीजिए, सीखने की कोशिश किया कीजिए, जिससे कि आपको हिंदी भी हमारे चैनल के माध्यम से मिले, आप CDP भी हमारे द्वारा आप टेस्ट सीरीज में अच्छा कर पाए, ये मेरा प्रयास है। संस्कृत की लाइव क्लास आपकी 9, साढ़े 9 बजे आपकी लगातार ली जा रही है। तो आप क्लासेस को छोड़िए मत, लेते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, ठीक है। जल्द ही आपको EVS की क्लास भी मिलने लगेगी। उपलब्धि प्रेरक यहां पर साथियों जरूरी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा में प्रेरित होता है, जैसे कि भाई LIC एजेंट बनने की इच्छा रखना, वो भी जब वह छात्र है तब, तो साथियों उसके पास क्या हो, उसके पास उपलब्धि प्रेरणा हो। क्या हो दोस्तों? उसके पास उपलब्धि प्रेरणा हो, तब वह ऐसा काम बहुत ही आसानी के साथ कर पाएगा। समझ गए आप? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे आपको मिलेगा, किस संप्रत्यय निर्णय निर्माण के प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे नियमों की जटिलता बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे नियमों की जटिलता बढ़ती जाती है, संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया आसान हो जाती है, संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया कठिन हो जाती है, संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया पहले आसान होती है, बाद में कठिन हो जाती है, और संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया पहले कठिन हो जाती है और बाद में आसान हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे साथियों नियमों की जटिलता बढ़ने लगती है, तो जो संप्रत्यय की जो प्रक्रिया होती है वह भी साथियों क्या होने लगती है, कठिन होने लगती है। क्योंकि जब नियम अधिक कठिन होंगे, ठीक है, तो उन्हें समझने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? उनको समझने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए वह प्रक्रिया क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। समझ में आ गई बात? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया
नहीं है। कहा गया समावेश, शिक्षा की मुख्यधारा, संस्था रहित शिक्षा और अनुबंधन। क्या कहा गया? अनुबंधन। तो यहां पे समझिए समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया नहीं है वो है संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को, जितने भी छात्र होते हैं उनको एक साथ लाने पर आधारित होती है कि उनको हम एक ही लेवल पर ले आए। कहा गया इनमें से कौन सी मंद बुद्धि बालक की या मंद बुद्धि बुद्धिपन की क्या है? विशेषता नहीं है। तो यहां पर देखिए लघु अवधान विस्तार, तीव्र प्रतिक्रिया, अपूर्ण और द्वेषपूर्ण शब्दावली, प्रयोग की दोषपूर्ण आदतें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि मंद बुद्धिपन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? कि मंद बुद्धि वाले बालक साथियों धीमी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? धीमी प्रतिक्रिया देते हैं। तो यानी कि यहां पर जो तीव्र प्रतिक्रिया है वो आपका संबंधित नहीं होगा। समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र और सक्षम सोच को बालकों में विकसित करने हेतु सोचना आवश्यक है। तो क्या सही उत्तर होगा? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि बालकों की सोच को प्रोत्साहित और प्रेरित करें, बालकों की रुचि पर ध्यान दें, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करें और उपरोक्त सभी। कहा गया उपरोक्त सभी जितने भी हैं वो आवश्यक हैं, क्योंकि बालकों में स्वतंत्र और सक्षम सोच जिससे विकसित हो सके। कहा गया कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जो दोस्तों स्वास्थ्य होता है, जो स्वास्थ्य होता है वह भी साथियों कक्षा में सीखने को क्या करता है? प्रभावित करता है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, बालकों के विद्यालय में असफल होने के कई कारण इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे कि बालकों द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु का अभ्यास न करना, बालकों की बौद्धिक क्षमता, बालकों का स्वास्थ्य और मनोवृत्ति। बालकों के विद्यालय में असफल होने के जो कारण हो सकते हैं इनमें सबसे जरूरी जो कारण है वो है बौद्धिक अक्षमता। क्या है? बालकों की बौद्धिक अक्षमता क्या होगी? बौद्धिक अक्षमता विद्यालय में असफलता का कारण नहीं है, क्योंकि जो ये चीज होती है वो बालकों में क्या होती है? स्वाभाविक होती है। जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बालकों में स्वाभाविक क्षमता होती है। असफलता जो है वो अन्य कारकों पर निर्भर करती है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़े और आप भी रेगुलर रूप से क्लासेस को लीजिए। शाम को आपको हिंदी की क्लास मिलती है, 9 साढ़े 9 बजे आपको किसकी? संस्कृत की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं आप सभी से नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।